Good morning. Today is 24th October 2016 and we are going to discuss the articles of The Hindu. ये डेट गलत है स्लाइड पे क्योंकि आज ये थोड़ा कंप्यूटर में ख़राबी थी इसलिए। आज सोमवार है, हफ्ते का एक नया दिन, एक नई उमंग, नई चेतना, नए जोश के साथ शुरुआत करेंगे। 4 आर्टिकल्स आज इंपॉर्टेंट है डिस्कस करने वाले। आज जैसा मैंने कहा थोड़ा कंप्यूटर में ख़राबी थी इसलिए पेन भी नहीं चलेगा, तो 2 ही ऑप्शन हो सकते थे, या तो वीडियो नहीं डिस्कस करते हम या फिर, लेकिन वीडियो डिस्कस करना ज़रूरी था इसलिए हम कर लेते हैं। 4 आर्टिकल्स आज इंपॉर्टेंट हैं। एक है अर्बन गवर्नेंस का, हाउसिंग का, दूसरा सऊदी अरेबिया ने जो बॉन्ड रिलीज़ किए हैं, तीसरा ए दिल है मुश्किल, और चौथा इंडियन फोकस ऑन टेररिज्म। एक एक करके इन 4 इश्यूज़ पर हम प्रकाश डालेंगे। पहला जो इशू है वो है हमारा अर्बन गवर्नेंस का। कंटेक्स्ट क्या है इस इशू का? देखिए, एक UN कॉन्फ्रेंस हुई सस्टेनेबल हाउसिंग एंड सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट पर। रिजल्ट क्या निकला इसका? देखिए, मेंबर कंट्रीज़ को गाइडलाइंस दी गई अगले 20 साल तक। गाइडलाइंस दी गई कि कैसे आपको अर्बन गवर्नेंस में काम करना है और कैसे चीज़ों को सुधारना है। कौन कौन से इश्यूज़ हैं? देखिए, अर्बन गवर्नेंस में बहुत सारे इश्यूज़ हैं। इनइक्वलिटीज़, अमीर और गरीब के बीच की खाइश बढ़ती जा रही हैं, और जो एक्सेस, हाउसिंग पे एक्सेस हैं, कहीं तो जैसे आप राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर में देख लीजिए, हाउसिंग के इतने ज़्यादा रेट्स हैं, और इवन जो रिक्शा चालक हैं, ये लोग हैं, छोटे मोटे घर बनाना तो बहुत ही मुश्किल है आज के टाइम में एक अच्छी सिटी में। सैनिटेशन की, एक कूड़े के ढेर इकट्ठे हो जा रहे हैं, और चिकनगुनिया और डेंगू जैसी बीमारियों का फैलाव जारी है। और अगला है हमारा जो मोबिलिटी का, कि एक सामान्य नागरिक एक गांव से सिटी में आकर अभी फ़िलहाल सर्वाइव कर सकता है, रह सकता है कि नहीं है, कितनी ज़्यादा मोबिलिटी है। और इसके बाद जो सबसे बड़ा इशू है वो राइट्स का, वुमेन राइट्स, वुमेन की सेफ्टी, चाइल्ड राइट्स, डिसेबल्ड के राइट्स, और जो ओल्ड सिटीजन्स के राइट्स, माइनॉरिटी के राइट्स। देखिए, ये जब भी मेंस का क्वेश्चन आए, आप डिसएडवांटेज सेक्शंस का व्यू जरूर रखिए। यानी कोई भी प्रॉब्लम हो, ये जो डिसएडवांटेज सेक्शंस होते हैं, ये सारे के सारे डिसएडवांटेज सेक्शन में सबका नाम लिखिए आप। वुमेन, चाइल्ड, डिसेबल, ओल्ड सिटीजन्स, माइनॉरिटी, इवन आजकल सबसे ज़्यादा जो LGBT, और एथिक्स में इन जो डिसएडवांटेज सेक्शंस का सबसे ज़्यादा यूज़ कीजिए, इनके राइट्स को, इनकी प्रॉब्लम्स को हाईलाइट कीजिए। डिफरेंस इन द वेजेस हैं। देखिए, आप कहाँ तो एक आप गुड़गांव जैसे सिटीज़ देखिए, कहाँ तो एक एग्जीक्यूटिव कमाता है इतने सारे पैसे, इतनी सारी तनख्वाह 1 महीने की, और कहाँ एक रिक्शा चालक। तो एक बहुत ज़्यादा वेजेस में डिफरेंस है आजकल की हमारी सिटीज़ में, क्योंकि आजकल की सिटीज़ सर्विस ओरिएंटेड ज़्यादा हो रही है। तो आप लास्ट 2 कॉन्फ्रेंस हुई थी जो UN की, सस्टेनेबल हाउसिंग और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे, उनको एसेस करना पड़ेगा कि क्या उसका रिजल्ट निकला और किस तरह से प्रॉब्लम्स को अब सोल्व किया जाना चाहिए। तो इसके लिए हमें एक सिविल सोसाइटी की पार्टिसिपेशन की ज़रूरत है। आप लिखिए मत, ये जो PDF बना के मैं दे दूंगा इसमें, मतलब डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दिया जाएगा, और इसलिए क्योंकि आज पेन नहीं है, जल्दी जल्दी बोला जाएगा तो आप लिख नहीं सकोगे, आप पॉइंट आउट नहीं कर सकोगे कहाँ पे हमारी डिस्कशन चल रही है। तो आप सुन लीजिए, सिर्फ ये सारी PDF मिल जाएंगी आपको। उसके बाद देखिए, प्रीलिम के लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि ये कॉन्फ्रेंस हुई कहाँ थी? UN कॉन्फ्रेंस ऑन हाउसिंग एंड सस्टेनेबल हैबिटेट जो कॉन्फ्रेंस थी वो कहाँ हुई थी? 4 ऑप्शन है आपके पास, क्विटो इक्वाडोर, न्यूयॉर्क USA, सिडनी ऑस्ट्रेलिया, बीजिंग चाइना। तो आप बताइए कहाँ हुई थी? ये हुई थी, फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा राइट है, क्विटो इक्वाडोर में। याद कर लीजिए प्रीलिम के पर्सपेक्टिव से, और इसकी लोकेशन भी देख लेना मैप में, इक्वाडोर कहाँ है, कौन कौन से कंट्री से इसका बॉर्डर लगता है। प्रीलिम के कंटेक्स्ट से इस टाइप की चीज़ें ज़रूरी हैं। और जो अगली जो ये कॉन्फ्रेंस होएगी 2018 में कुआलालंपुर मलेशिया में होगी। अब देखिए, अर्बन सिटीज़ में आजकल क्या है, माइग्रेशन बढ़ता जा रहा है, और अर्बन जो गवर्नेंस है वो स्टेट डोमेन के अंदर में आती है, यानी स्टेट लिस्ट के अंदर आती है। 7th शेड्यूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर स्टेट गवर्नमेंट अर्बन गवर्नेंस की तरफ देखता है। अब इसको सिंक्रोनाइज करना होगा। अब ये पेरिस में जो क्लाइमेट चेंज की कॉन्फ्रेंस हुई थी, कैसे क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग को टैकल करना, ये सारी सेंट्रल गवर्नमेंट को करना है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को अर्बन गवर्नेंस के रिगार्डिंग स्टेट गवर्नमेंट से सिंक्रोनाइज करना होगा, क्योंकि क्लाइमेट चेंज का असर, ग्लोबल वार्मिंग का असर सिटीज़ में बहुत ज़्यादा होता है, और अर्बन गवर्नेंस पर भी इसका असर बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो देखिए, एक प्रिंसिपल तो ये है, अर्बन गवर्नेंस को सुधारने के लिए हमें साइंस का सहारा लेना होगा, और एक डेटा फ्रेमवर्क का सहारा लेना होगा, कैसे डेटा को यूटिलाइज़ किया जाए। जैसे कि हम अभी स्मार्ट सिटीज़ और अमृत में कर रहे हैं, लेकिन एक खास अच्छी खासी सक्सेस स्मार्ट सिटीज़ और अमृत में नहीं देखने को मिल रही है। क्यों? क्योंकि देखिए, आप देख लीजिए ना, कितना कम आजकल की सिटीज़ में पार्क हैं। अगर किसी को चैन के 2 क्षण बिताने हैं तो पार्क नहीं मिलता।
और स्पेस देख लीजिए आप, जो इनफॉर्मल वर्कर्स होते हैं जैसे मजदूर और जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं, जो वेंडर्स होते हैं, इनके लिए स्पेस है ही कहाँ सिटी में। स्पेस तो अब सिर्फ ऐसे लोगों के लिए रह गया है जो अच्छी खासी इनकम कमाते हैं। फुटपाथ पर इनको सोना पड़ता है, आपने देखा ही होगा। मोबिलिटी ऑप्शंस कैसे हैं, कैसे एक बाहर से आकर, गांव से आकर बंदा सिटी में सर्वाइव कर सकता है। और गवर्नमेंट के सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं? देखिए, गवर्नमेंट को एक सब्सिडाइज स्लम रीडेवलपमेंट करना होगा, जो भी झोपड़ियाँ हैं उनको रीडेवलप करना होगा और एक नए सिरे से एक नई दिशा में इस तरफ काम करना होगा। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? स्लम को रीडेवलप करने के लिए प्राइवेट सेक्टर की मदद ले सकते हैं और लो कॉस्ट पे बना सकते हैं। हाउसिंग फॉर ऑल अभी स्कीम चली रही होगी, आपको पता होगा। और ये सारे के सारे घर डिजास्टर प्रोन होने चाहिए, जैसे बाढ़ आ जाती है, फ्लड और भी जो कोई दूसरे टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं, ये डिजास्टर प्रोन होने चाहिए तो अच्छा रहेगा। ये देखिए हाउसिंग प्रॉब्लम्स। और कौन से सजेशंस इसके लिए हो सकते हैं? जो पहला सजेशन ये एडिटर लिखते हैं वो ये है कि जो स्टेट के बीच में एक रैंकिंग बनाई जाए, यानी कौन सा स्टेट कैसे परफॉर्म कर रहा है इस दिशा में, अर्बन गवर्नेंस में, तो उस दिशा में एक रैंकिंग बनाई जाए और ताकि एक कम्पिटिटिव भावना पैदा हो। जैसे कम्पिटिटिव फेडरलिज्म होता है ना, तो डिफरेंट स्टेट्स के बीच में अर्बन गवर्नेंस के लिए कंपटीशन पैदा हो, ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट्स काम करें अर्बन गवर्नेंस को इम्प्रूव करने के लिए। दूसरा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी भी पॉलिसी है, नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट जो पॉलिसी है, इनको भी सेंट्रल गवर्नमेंट सीरियस ले। ऐसे नहीं बना के छोड़ दी, हाँ भाई भूल जाओ, वो तो बनाई थी, अब क्या, अब कई साल बाद नहीं बनाएंगे। इस दिशा में सेंट्रल गवर्नमेंट को इसको सीरियस लेना चाहिए और इसको इस दिशा में काम करना चाहिए। तीसरा जो पॉइंट है, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन की तरफ ध्यान दे। प्रोजेक्ट्स बहुत सारे अर्बन गवर्नेंस की दिशा में, एक हैबिटेशन और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की दिशा में इनकी घोषणा तो हो जाती है, लेकिन वो पेपर्स में इनकी घोषणा रहती है। अगर थोड़ा बहुत इम्प्लीमेंट हुआ तो भी वो 1 साल के बाद सब भूल जाते हैं। सरकार चेंज होती है तो कोई ध्यान ही नहीं देता, कहते हैं तो पिछले सरकार की योजना थी। चौथा है, कुछ फंड्स भी एलोकेट करें। देखिए, स्कीम कब मारी जाती है? आप मनरेगा देख लीजिए, मनरेगा स्कीम चल रही है, कागजों में वो चल रही है। अगर आप फंड्स ही नहीं देंगे, पैसा नहीं देंगे उस स्कीम को चलाने के लिए, तो वो स्कीम कुछ काम की नहीं है। वो सिर्फ चलती रहेगी, बस कहने के लिए चलती रहेगी, वो बस होगा कुछ भी नहीं उस स्कीम में। तो क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन पेपर 1 में बनता है इसका, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स बीइंग फेस्ड बाय द अर्बन सिटीज़, और क्या सोल्यूशन इसके हो सकते हैं। और वो जो प्री में क्वेश्चन बन रहा था, तो ये क्वेश्चन इसमें बनते हैं। अब अगला जो हमारा आर्टिकल है वो सऊदी अरेबिया से रिलेटेड है। सऊदी अरेबिया ने $175 बिलियन के सॉवरेन बॉन्ड परचेज़ किए हैं। तो सऊदी अरेबिया का देख लीजिए आप कौन कौन से बॉर्डर आसपास लगते हैं इस तरह के। और देखिए कंटेक्स्ट तो इसका यही है, जैसे मैंने अभी बताया, 17.5 बिलियन के सॉवरेन बॉन्ड परचेज़ किए हैं। तो क्वेश्चन में अब ये क्वेश्चन प्रीलिम में ये क्वेश्चन बनता है कि व्हाट आर द सॉवरेन बॉन्ड्स। तो ये डिस्कस कर लेते हैं पहले, सॉवरेन बॉन्ड्स हैं क्या। सॉवरेन बॉन्ड्स एक बॉन्ड्स की तरह, सिंपल बॉन्ड्स की तरह है, जैसे एक कंपनी के बॉन्ड होते हैं। बॉन्ड क्या होते हैं? आपको बॉन्ड तो पता होगा। बॉन्ड ये होते हैं कि एग्रीमेंट साइन होता है, यानी वो लोन लेते हैं किसी बंदे से और एक एग्रीमेंट साइन होता है, इसको बॉन्ड कह सकते हैं आप सिंपल टर्म्स में, देसी भाषा में, कि आप मुझे इतने पैसे दीजिए। यानी आप देखिए, 2 एग्जांपल लीजिए आप। नवाजुद्दीन सिद्दीकी मनोज वाजपेयी से पैसे लेता है। एक नवाजुद्दीन सिद्दीकी कंपनी है, कंपनी क्या है? कंपनी है मर्त्या कंपनी के लिए वो लोन लेता है और मनोज वाजपेयी को वो कहता है कि आप मुझे 5 लाख रुपए दीजिए और मैं आपको 10% इंटरेस्ट दूंगा इस पे। दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ, यानी एक बॉन्ड साइन हो गया इस तरह से। और एक ये सिंपल भाषा में है, टेक्निकल वो हो सकता है, एक एसेंस यही है इसकी। और जैसे अब एक कंपनी लोन रिलीज़ करती है, यानी नवाजुद्दीन सिद्दीकी कंपनी ने लोन रिलीज़ किया, अब ऐसा ही बॉन्ड एक देश भी साइन कर सकता है, एक देश भी साइन कर सकता है ऐसा। वो जब वो देश करता है तो उसको सोवरेन बॉन्ड कहते हैं। यानी एक सिंपल कंपनी साइन करती है तो उसको बॉन्ड कहते हैं। जब कोई कंट्री साइन करता है, कंट्री किसी से पैसा लेता है और बॉन्ड साइन करता है तो उसको सोवरेन बॉन्ड कह सकते हैं। जैसे अभी आप देख लीजिए, ग्रीक क्राइसिस हुए, ग्रीक क्राइसिस में ग्रीस को पैसों की ज़रूरत थी, तो उसने पैसा लेने के लिए एक बॉन्ड रिलीज़ किया अपने, और जनता वो बॉन्ड खरीदती है क्योंकि जनता को लगता है कि ये कंपनी आने वाले टाइम में रिटर्न देंगी और इसमें ज़्यादा फ़ायदा है। तो इस तरह से बॉन्ड की वैल्यू उसी पे डिपेंड करती है कि कंट्री की क्या वैल्यू। अब देखिए, सोमालिया जैसी कंट्री बॉन्ड रिलीज़ करेगी तो कौन खरीदेगा? अगर यूएसए जैसी कंट्री बॉन्ड रिलीज़ करेगी तो सब खरीदेंगे, उनको पता है यूएस तो ग्रो करेगा ही, चाइना तो ग्रो करेगा ही, चाइना के बॉन्ड खरीदेंगे लोग। अब सोमालिया पाकिस्तान जैसे देशों के बॉन्ड थोड़ी खरीदेंगे लोग। तो ये था एसेंस, यही है देखिए इसका बॉन्ड की, सोवरेन बॉन्ड की। अब क्या है,
वो बॉन्ड क्यों, ऐसे हालात क्यों आ गए हैं सऊदी अरेबिया के कि वो उसे अब बॉन्ड बेचना पड़ रहा है, उसके पास पैसे ख़त्म हो गए हैं। जी हाँ, प्रॉब्लम फेस कर रहा है सऊदी अरेबिया। अब देखिए, अब तेल के दाम है, सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी तो पूरी की पूरी तेल पे डिपेंडेंट थी, तो वो अब अपनी इकोनॉमी को तेल से हटाकर दूसरी जगह अपनी इनकम बढ़ाना चाहता है। अब तेल के दाम तो वोलेटाइल हैं। 2012 में तेल के दाम थे $110 बिलियन, अब 2016 में तेल के दाम है $30, तो ऑलमोस्ट 1/4 हो गए हैं, यानी 1/4 हो गए हैं। और देखिए, सऊदी अरेबिया इन प्रॉब्लम्स का खुद जिम्मेदार है। तेल के दाम क्यों कम हुए? तेल के दाम इसलिए कम हुए क्योंकि यूएसए में शेल गैस की डिस्कवरी की गई। शेल गैस की डिस्कवरी करने के बाद में एक तो यूएसए ने अपना तेल लेना बंद कर दिया मिडिल ईस्ट से, सऊदी अरेबिया से। दूसरा, शेल गैस खुद ही सस्ती है, तो उसने भी अपनी मार्केट बना ली। तो अब सऊदी अरेबिया ने क्या किया? सऊदी अरेबिया ने धक्का ही कर लिया, सिंपल लैंग्वेज में धक्का ही कर लिया कि मैं सस्ता मतलब मैं उतनी ही प्रोडक्शन करूँगा। देखो, आप शेल गैस से क्या हुआ, शेल गैस ने भी अपनी मार्केट कैप्चर कर ली, और आप सऊदी अरेबिया भी उतनी ही ऑयल की प्रोडक्शन कर रहा है। तो एक लेवल के बाद में ऑयल चाहिए कम दूसरे कंट्रीज़ को, प्रोडक्शन ज़्यादा है, तो डिमांड एंड सप्लाई का रूल लगाइए आप, यानी जो चीज़ ज़्यादा है वो चाहिए कम, तो उसके रेट ऑटोमेटिक सस्ते हो जाएंगे। तो सऊदी अरेबिया ने प्रोडक्शन बढ़ा दी, बल्कि घटाने के बजाय। अगर वो प्रोडक्शन घटा देते ऑयल की, तो हो सकता है कि तेल के दाम कुछ लेवल पे मेंटेन रहते, लेकिन उन्होंने प्रोडक्शन उतनी रखी, यानी मार्केट में चीज़ ज़्यादा और ज़रूरत कम, तो तेल के जो दाम है वो कम ही रहे। वो उसके पीछे भी एक रीजन है कि उसने घटाई क्यों नहीं, उसने तेल की प्रोडक्शन घटाई क्यों नहीं। क्योंकि देखिए, कंपिटिटिव मार्केट है, बहुत सारे दुकानदार हैं, ईरान है, वेनेजुला है, दूसरी मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ हैं। अगर सऊदी अरेबिया ऑयल की प्रोडक्शन घटा देता तो दूसरे कंट्रीज़ जारी रखते। तो इसीलिए इन्होंने अब मिलके, सभी मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ ने मिलके एक चीज़ डिसाइड करी, इनके कार्टेल ने, जो ओपेक है, इनके 12 कंट्रीज़ का जो कार्टेल है, इन्होंने मिलकर डिसाइड किया कि भैया हम सबको ही नुकसान हो रहा है, एक काम करते हैं कि हम तेल के दाम कम करते ही नहीं हैं, यानी जो भी कम करेगा उसको पनिशमेंट मिलेगी। मतलब ईरान के लिए हालांकि ये छूट है, ईरान थोड़े टाइम बाद कम करेगा। तो ये डिसाइड किया इन्होंने अभी फ़ायदे के लिए। तो उसके बाद क्या आता है? उसके बाद में और कौन से स्टेप्स सऊदी अरेबिया उठा रहा है अपनी इकोनॉमी को ठीक करने के लिए, यानी पैसा कमाने के लिए? एक तो यही है कि वो जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है वो कम कर रहा है। जो दूसरे टाइप के ये नवाब लोग होते हैं सऊदी अरेबिया के, किंग टाइप लोग, कितने खर्चे करते हैं, उन खर्चों को कम किया जा रहा है। दूसरा जो है पब्लिक वेजेस, यानी लोगों की जो तनख्वाह है उस पर छुरी चलाई जा रही है। तीसरा, बोनस को कम किया जा रहा है, आईपीओ नया रिलीज, लोन लिया जा रहा है। तो ये सारे स्टेप सऊदी अरेबिया की कंपनी में लिए जा रहे हैं। तो क्या ये चीज़ सक्सेसफुल होगी? जो बॉन्ड को जो है वो सक्सेसफुल होगी? तो राइटर कहते हैं, एडिटर कहते हैं कि हाँ, सक्सेसफुल होगी। सऊदी अरेबिया के बॉन्ड बिकेंगे, क्योंकि 3 रीजन्स है इसके पीछे। क्योंकि रेट्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, अच्छी इंटरेस्ट रेट्स वो दे रहे हैं, तो दूसरे कंट्रीज़ को, दूसरी लोगों को फ़ायदा मिलेगा, तो इसलिए वो सऊदी अरेबिया के बॉन्ड, सॉवरेन बॉन्ड खरीदेंगे। दूसरा, एक सिग्नल अभी जा रहा है, ऑयल प्राइसेस रिकवरी कर रहे हैं इस कार्टेलाइजेशन के बाद में, यानी 12 कंट्रीज़ ने मिलकर डिसाइड कर लिया कि हम सस्ता तेल नहीं बेचेंगे। तो अब क्या है, ये ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं, तो लोगों को लग रहा है कि आने वाले टाइम में सऊदी अरेबिया की जो इकोनॉमी है फिर से पाथ पर हो गई, तो इसलिए भी अब तेल के दाम, इसलिए भी इसके बॉन्ड्स लोग खरीदेंगे। तीसरा जो है, इन्होंने सऊदी अरेबिया ने क्या किया है, इन्वेस्टर्स के जो कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस किया है अच्छे से, यानी रियाल जो इनकी करेंसी है उसको डॉलर से जोड़ दिया, अच्छे से लिंक किया है। तो इससे भी एक कंपनीज़ को और लोगों को फ़ायदा लगता है कि हाँ भाई, बॉन्ड खरीदने चाहिए। तो ये सारे रीजन्स थे कि इनके बॉन्ड अच्छे खासे बिकेंगे। लेकिन लॉन्गर टर्म में रिस्क बरकरार है, क्योंकि देखिए, सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी एक लेवल के बाद में ऑयल से ज़्यादा कुछ अभी कर नहीं रही है, तो ऑयल पे डिपेंडेंट है, और आने वाले टाइम में ऑयल पर ही डिपेंडेंट रहेंगी। लेकिन अब पूरे के पूरे वर्ल्ड में एक क्लीनर फ्यूल पर फोकस है, और सऊदी अरेबिया वार भी लड़ रहा है। तो ये भी एक कंसर्न्स हैं कि लोग बॉन्ड खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे। यानी पहले पॉजिटिव बताया क्यों खरीदेंगे लोग, फिर नेगेटिव बताया कि अभी फोकस क्लीनर फ्यूल पे है और वार ज़्यादा लड़ रहा है। तो ये दोनों साइड के व्यूज़ थे। अगला जो हमारा आर्टिकल है, देखिए, हमने परसों डिस्कस किया था इस इशू को। ऐ मेरे दिल है मुश्किल, ऐसी मूवी रिलीज़ कर रहे हैं करण जौहर, और इस मूवी पर काफ़ी विवाद था, क्योंकि इस मूवी में फवाद खान, जो कि एक पाकिस्तान के एक्टर हैं, उन्होंने काम किया। तो यूरी अटैक के बाद में पाकिस्तान के एक्टर्स के खिलाफ हमारे देश में माहौल बना हुआ है। तो इस पर जो MNS है, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, जिसके चीफ हैं राज ठाकरे, उन्होंने एक अल्टीमेटम दिया, उन्होंने एक धमकी दी कि हम इस मूवी को नहीं चलने देंगे, खास करके मुंबई में। तो मुंबई तो इतना ज़्यादा रेवेन्यू देता है, तो एक खतरे के बादल मंडराने लगे थे इस मूवी पर। तो
उसके बाद में करण जौहर और जो मुकेश भट्ट इसके प्रोड्यूसर्स हैं वो मिले भी सही राजनाथ सिंह से, और सीएम ने भी कहा कि हम इसको सपोर्ट देंगे, हम सुरक्षा प्रदान करेंगे। लेकिन हुआ क्या, उसके बाद में जो महाराष्ट्र के सीएम है देवेंद्र, उन्होंने एक डील ब्रोकर करी। किनके बीच में? एक तरफ थे राज ठाकरे, दूसरी तरफ इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स, यानी उन्हें एक डील करवाई। करना उनको चाहिए था, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए थी इस फिल्म को सिनेमा घर्स में, लेकिन उन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला, एक डील करवाई राज ठाकरे के बीच में और प्रोड्यूसर के बीच में। उन्होंने कहा, इस डील के तहत समझौता हुआ कि प्रोड्यूसर वॉलंटरी 5 करोड़ का फंड देंगे आर्मी के लिए, और आगे से वो किसी भी पाक एक्टर को नहीं लेंगे अपनी मूवीज़ में। और अब एमएनएस ने भी कहा कि हम ठीक है, इन 2 शर्तों को आप मानिए और हम इस मूवी को चलने देंगे। तो ये पूरी की पूरी डील थी। तो अब कई सारे इश्यूज़ इस पर उठते हैं, इस डील पर उठते हैं। क्या इश्यूज़ हैं देख लेते हैं। पहला, देखिए, क्या तो ये एक स्टेट के सीएम के द्वारा ऐसी डील करवाई जानी चाहिए, यानी उनको तो जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल थ्रेट्स होती हैं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज़ या प्रेशर ग्रुप्स कोई थ्रेट देता है तो उनको तो अपने पुलिस का यूज़ करके उस थ्रेट्स को अवॉइड करना चाहिए। तो क्या यह करना, डील करना एक सीएम के कैंडिडेट के द्वारा सही है? दूसरा यही सेम सा है, सीएम ऑफिस का ये करना, ये क्या है, सीएम की जो अथॉरिटी है उसको अंडरमाइन करता है। पहला तो देखिए स्टेट इनेबिलिटी है, दूसरा सीएम का ऑफिस है। तीसरा जो है, जो मुंबई वो जानी जाती है, आमची मुंबई, लिबरल प्रोग्रेसिव वैल्यूज़ के लिए, इन सब चीज़ों के लिए मुंबई जानी जाती है। तो उसमें अगर मुंबई में धमकी चलेगी तो ये सिटीज़ के लिए भी, जो मुंबई जैसी सिटी की इमेज के लिए अच्छा नहीं है, कल को इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। चौथा ये भी इशू है, इसमें आर्टिकल में डिस्कस नहीं किया, लेकिन एक इशू ये भी उठता है, क्या आर्मी के लिए फोर्स डोनेशन लेना अच्छी चीज़ है या नहीं? तो ये भी एक इशू है। देखिए, जो करण जौहर और मुकेश भट्ट जैसे अभिनेता या फिर प्रोड्यूसर्स हैं, अच्छा सिग्नल तो इनकी तरफ से भी नहीं है। आज ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के जैसे कि ये एक्टर के लिए काम नहीं करेंगे। इससे पहले ये स्टेटमेंट ये दे रहे थे कि पाकिस्तान जैसे एक्टर्स को बैन नहीं करना चाहिए। तो पैसों के लिए एक अपनी इमेज दिखाना कि हम आर्मी की रिस्पेक्ट करते हैं और देश के नेशनलिज्म है, हमें पैट्रियटिज्म है, पैसों के लिए, यानी अब आपकी मूवी रिलीज होने वाली है तो अब आपने यू टर्न ले लिया, पहले आपका स्टैंड कुछ और था। ये तो झूठा पैट्रियटिज्म है, ये भी एक इशू है। तो देखिए डिफरेंस क्या है बाइकॉट और बैन के बीच में। बाइकॉट तो वो होता था जब हमारा फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, उस टाइम पे एक डेमोक्रेटिक होता था, यानी हमारे नेशनल लीडर्स महात्मा गांधी ये आह्वान करते थे जनता से कि आप जो फ़ॉरेन की शराब है, लिक्वर है, इसको बाइकॉट कीजिए, फ़ॉरेन के कपड़े को बाइकॉट कीजिए, और एक डेमोक्रेटिक वे में, यानी जनता की मर्जी थी आप इसे करें या ना करें। जैसे साइमन गोबैक 1927 में आपने स्पेक्ट्रम की हिस्ट्री में पढ़ा होगा, तो एक मर्जी होती थी लोगों की बाइकॉट में। लेकिन बैन अलग है। बैन क्या होता है? बैन तो ये एज्यूम करता है कि सिटीजन सोच ही नहीं सकता कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस और कोई भी चीज़, यानी इवन स्टेट जैसे बिहार में अभी लिक्वर बैन की है, तो इसका मतलब क्या है? बिहार में जो शराबबंदी की है वो वॉलंटरी थोड़ी है, स्टेट की विल है। स्टेट सोचता है कि सिटीजन अपने भले और बुरे की नहीं सोच रख सकता, इसलिए स्टेट की मर्जी चलेगी। तो नीतीश कुमार ने वहाँ पे बैन लगा दिया। तो ये डिफरेंस है बैन और बाइकॉट में। तो देखिए बनती तो थी स्टेट की ड्यूटी बनती थी कि वो लॉ एंड ऑर्डर प्रोवाइड करे इस पूरे के पूरे इशू पर, लेकिन ये थोड़ा अलग चीज़ है। उन्होंने एक अलग रास्ता अपनाया, रॉन्ग प्रेसिडेंट सेट करेगा। ये आज की बात नहीं है, देखिए पास्ट में भी ऐसा रहा है। पास्ट में भी सलमान रुश्दी की जो बुक थी सेटनिक वार्स, उस पर भी काफ़ी विवाद हुआ था, और MF हुसैन ने सलमान रुश्दी के खिलाफ में मुस्लिम्स ने प्रदर्शन किया था। MF हुसैन जो पेंटर थे, अब नहीं रहे, तो उन्होंने भी MF हुसैन ने एक ऐसी पेंटिंग बनाई हिंदू देवी देवताओं की, जिस पर हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस ने काफ़ी विरोध किया था इसका। तो देखिए क्वेश्चन यही उठता है, क्या ये पैट्रियटिज्म है, क्या ये नेशनलिज्म है, या फिर एक ये सिर्फ यू कैन से दैट स्टंट है अपनी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस को उठाने के लिए, और एक चीप पब्लिसिटी स्टंट है? तो क्या है ये? तो सेकंड क्वेश्चन जो उठता है, पहला तो क्वेश्चन ये था स्टेट की जो थी इनएबिलिटी टू प्रोवाइड द प्रोटेक्शन। नाउ द सेकंड क्वेश्चन विच इमर्जेस इज इट अंडरमाइंस द CM ऑफिस। देखिए कंपेयर कीजिए आप जयललिता को और देवेंद्र फडणवीस को। जयललिता जैसी जो है एक तो स्ट्रॉन्ग CM होती है किसी स्टेट्स में, और दूसरी तरफ देवेंद्र। देखिए ये अलग इश्यू हो सकता है, अलग आपकी ओपिनियन अलग हो सकती है। आप ये भी कह सकते हैं इसको कि जो CM ने अच्छा काम किया कि एक अच्छा एनवायरनमेंट पैदा होगा वहाँ पे, अगर सिक्योरिटी देते तो एक क्लासेस का माहौल रहता, इससे अच्छा तो पहले से एक बातचीत से माहौल को सुलझा लिया गया।
लेकिन बहुत सारे इश्यूज हैं इसमें, हम फिलहाल वही डिस्कस कर रहे हैं जो इस आर्टिकल में दिया गया। तो क्वेश्चन ये उठता है कि उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड किए जानी चाहिए थी। जब ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं, जो हमारे होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह, उन्होंने ही कह दिया था कि सेंटर सपोर्ट करेगा और फिल्म को सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, और इवन सेंट्रल गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग वीजाज टू द पाकिस्तान एक्टर्स। So how can the person can force the producers and other persons, like how can they urge them to not to cast the Pakistan actors in their upcoming movie? तो ये तो गलत प्रेसिडेंट है, रॉन्ग प्रेसिडेंट है। कल को हम भी यानी यूपीएससी एस्पायरेंट्स भी यूपीएससी को धमकी दे देंगे जब तक हमारा सिलेक्शन नहीं होगा कि हम यूपीएससी पे धरने में बैठेंगे, हम यूपीएससी को एग्जाम नहीं कंडक्ट करने देंगे। तो क्या अरविंद केजरीवाल दिल्ली में आके यूपीएससी के सामने कोई डील ब्रोकर करेंगे? तो एक गलत प्रेसिडेंट सेट हुआ है यहाँ पर। देखिए बात यह है, इवन पॉलिटिकल यू कैन से दैट स्टंट था ये। एमएनएस आजकल एमएस का जो बेस है वो कम है महाराष्ट्र में, वो 2-3 इशू पर वो बोल पाते हैं और इन्हीं को पूरा से पूरा फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान का इशू है, नेशनलिज्म है, दूसरा माइग्रेंट्स के खिलाफ में बोलना, यानी दूसरे स्टेट्स से जो लोग आते हैं महाराष्ट्र में माइग्रेंट्स, उनके खिलाफ जो ये बोलते हैं। देखिए आजकल साइलेंट मार्चेस भी चल रहे हैं महाराष्ट्र में, मराठास की जो मराठा मूवमेंट चल रही है, एक रिजर्वेशन की मूवमेंट चल रही है, उस पर भी जो देवेंद्र फडणवीस घिरे हैं। तो हो सकता है ये भी एक मूव रहा, उनको लगा हो कि नहीं पहले से प्रॉब्लम्स हैं तो इस इशू को ना बढ़ने दिया जाए और पहले से बातचीत से सुलझा लिया जाए। तो अलग अलग विचार से बंदा प्रॉब्लम को टैकल करता है, तो क्या पता उन्होंने किस विचार से टैकल किया इस प्रॉब्लम को। तीसरा जो इशू है बॉम्बे का इशू, जो बॉम्बे की जो देखिए हिस्ट्री ऐसी रही है, लिबरल थॉट्स को वो यू कैन से डेट वेलकम करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा रहता है बॉम्बे में। बॉम्बे और दिल्ली में यही फ़र्क है। ऐसा कहा जाता है सर्कल्स में कि दिल्ली में एक वुमन है, सिक्योरिटी पे जब भी बात होती है दिल्ली में कोई भी बंदा रात को 2:30 बजे घूम सकता है, दिल्ली में नहीं घूम सकता क्योंकि दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है। मुंबई में तो अच्छी है, मुंबई में तो लॉ एंड ऑर्डर की कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुंबई में जुहू चौपाटी में और जो मरीन ड्राइव है वहाँ पर फैमिली के साथ आप रात को 2:30-3 बजे घूम सकते हैं, तो वहाँ पे एक अच्छी लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं है। तो मुंबई में अगर इस तरह की चीज़ें सामने आएंगी तो एक मुंबई की सिटी के लिए एक धक्का होगा। और बस यही पूरा आर्टिकल था, ये कई सारे इसमें इश्यूज थे, दोनों में आ सकता है, पेपर 2 में भी आ सकता है क्वेश्चन, एथिक्स में भी आ सकता है। एथिक्स में सीएम के पर्सपेक्टिव में आ सकता है और हमें भी सिचुएशन में पुट कर सकते हैं। वो कह सकते हैं यू आर द सीएम, वो कहते नहीं हैं वैसे, आमतौर पे वो सिविल सर्वेंट ही कहते हैं, लेकिन वो उसको सिविल सर्वेंट के कंटेक्स्ट में भी ले सकते हैं कि लोकल इशू है और किसी ऑर्गेनाइजेशन ने धमकी दी है आपको। पेपर 2 में भी इसका आ सकता है। तो यही 2 क्वेश्चन इस पर बन सकते हैं। जो अगला हमारा आर्टिकल है उसका कंटेक्स्ट है, उसका कंटेक्स्ट ये है कि इंडिया यूरी अटैक के बाद में आजकल पाकिस्तान को आइसोलेट करने के लिए हर एक प्लेटफॉर्म जैसे कि यूएन, ब्रिक्स, बिम्स्टेक, इस पर टेररिज्म पर फोकस करता है, टेररिज्म को हाईलाइट करता है। देखिए हम काफ़ी सालों से, हम पिछले 70 सालों में मल्टीलेटरलिज्म पर फोकस करते आए हैं। हम हमेशा से ये कहते हैं कि सभी प्रॉब्लम्स का जो सोल्यूशन है वो मल्टीलेटरलिज्म है, यानी यूएन है और बातचीत